तो रिसेंटली रिलायंस जियो पे लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट आए हैं बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से, जैसे कि फेसबुक ने लगभग 43,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं जियो पे 9.9% स्टेक के लिए। उसी तरह इंटेल ने भी लगभग 1800 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं 0.39% स्टेक के लिए। और दुनिया भर की जानी मानी इन्वेस्टिंग फर्म्स ने भी रिलायंस जियो पे हज़ारों करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि मुबादला, KKR, जनरल एटलांटिक, विस्टा इक्विटीज एसेट्रा। बट सवाल ये उठता है कि मुकेश अंबानी को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने 2 महीने के अंदर ही करोड़ों की फंडिंग उठाई, वो भी कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान। तो लगभग 2012 से लेके 2019 के बीच रिलायंस का डेट लगभग 2.87 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये लगभग 438% इंक्रीज हो चुका है 2012 से। तो आखिर रिलायंस के ऊपर इतना सारा डेट कैसे आ गया? अरे जल्दी बताओगे आगे क्या हुआ? जल्दी में ही गलती होता है, ठीक से बताने दो। तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ये दोनों जब साथ में मिलकर काम करते थे तब मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर रिलायंस कम्युनिकेशन नाम की कंपनी एस्टेब्लिश की थी कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एंटर कर सकें। और जब रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए टावर खड़े किए जा रहे थे और फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए जा रहे थे तो बहुत सारे पाइप्स एडिशनल खाली छोड़ दिए गए थे, ताकि अगर कभी रिलायंस कम्युनिकेशन को अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़े या फिर एडिशनल फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना पड़े तो इन सारे खाली पाइपलाइंस को यूज़ करके वो ये काम बहुत कम दाम में कर सकते थे। बट रिलायंस कम्युनिकेशन पे वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए क्योंकि दोनों भाइयों के बीच दरार आने लगा। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया। एक हिस्सा जो कि मुकेश अंबानी के हाथ में चला गया, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एक हिस्सा अनिल अंबानी के हाथ में। बट अनिल अंबानी के पास एक एडिशनल बेनिफिट था कि जिस टेलीकॉम इंडस्ट्री को खड़े करने में मुकेश अंबानी ने बहुत मेहनत की थी वो डायरेक्टली अनिल अंबानी के हाथ में चला गया था। और उनकी मुसीबत तब ज़्यादा बढ़ गई जब दोनों के बीच नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके अंडर ना ही मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बिजनेस में इंटरफेयर कर सकते थे और ना ही अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के। तो अब मुकेश अंबानी चाहे भी तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में वापस एंटर नहीं कर सकते थे। लेकिन 2010 में ये नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट ख़त्म किया गया और मुकेश अंबानी वापस टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री लेने लगे। और मुकेश अंबानी ने 2016 में अपना पहला चाल चला। Of Jio's application and content will be available for everyone, absolutely free till 31st December 2016. और जियो के लॉन्च होते ही पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मच गया था, स्पेशली एयरटेल। सो तुम्हें क्या लगता है कि तुम फ्री सर्विस देख के हमारे कस्टमर ले जाओगे और हमें हरा दोगे? बड़ बोला कहीं का। धागा खोल दिया एकदम। रिलायंस जियो के फ्री सर्विस ने इतने सारे कस्टमर को अट्रैक्ट किया कि लगभग 83 डेज के अंदर ही रिलायंस जियो ने 50 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर लिए थे। वेरेस अगर हम एयरटेल के साथ कंपेयर करें तो उसको लगभग 12 साल लग गए थे 50 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने के लिए। वेरेस और जियो यहाँ पर रुका नहीं, उन्होंने लगभग 100 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर लिए 170 डेज के अंदर ही। तो अगर हम 2018 में चले तो हम देखते हैं कि म्यूजिक अनिल अंबानी की आरकॉम बैंकरप्ट हो गई, वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ गया और यूनिनॉर को एयरटेल ने खरीद लिया। पेट्रोलियम इंडस्ट्री अब उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा था जितना पहले, और लगभग रिलायंस की 50% इनकम इसी पेट्रोलियम सेक्टर की वजह से ही आ रहा है। और अगर रिलायंस की पेट्रोकेमिकल बिजनेस ठप पड़ जाए
तो रिलायंस जियो भी और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया गया। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिलायंस डिजिटल, FMGC इंडस्ट्री के लिए रिलायंस रिटेल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में तो रिलायंस राज ही कर रहा है, और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए रिलायंस जियो। बट इन सारी इंडस्ट्री को चलाते रहने के लिए, एक्सपैंड करते रहने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इसके कारण हुआ ये, रिलायंस के कैश रिजर्व्स ख़त्म होने लगे और उसके साथ उनके ऊपर बहुत सारे डेट्स भी बढ़ने लगे। रिलायंस जियो के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिलायंस जियो की फ्री सर्विसेज और साथ ही साथ रिलायंस ने जियो ऐप्स को भी हर कोई फ्री में यूज़ कर सकता था, और साथ ही साथ उनके वोल्टी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारे जियो के ऊपर बोझ बनते जा रहे थे। तो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो, या फिर चाहे कोई कंट्री क्यों ना हो, लोन, डेट्स, ये सारे मुसीबत लेके आते हैं टाइम में लोन रिपे ना किया जाए तो। जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ हुआ था। इनके साथ आखिर क्या हुआ था, इसको जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं, और लोन्स कितने ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं ये शायद मुकेश अंबानी को पहले से ही आइडिया था। इसीलिए उन्होंने रिलायंस के 42nd एनुअल जनरल मीटिंग में ये अनाउंस किया। We have a very clear roadmap to becoming a zero net debt company within the next 18 months. That is by 31st March 2021. And the rest is history. Today hit the winning shot. The conglomerate is now net debt free. Today on the mega achievement, Mukesh Ambani wrote, and I quote, "I am both delighted and humbled to announce that we have fulfilled our promise to the shareholders by making Reliance net debt free much before our original schedule." क्यों हिला डाला ना। और जियो की वजह से इंडिया में इंटरनेट बहुत हद तक रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया। जैसे कि जियो के लॉन्च के बाद इंटरनेट सस्ता हो गया और इंटरनेट के यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज की डेट में इंटरनेट की प्राइस लगभग 3.55 पर GB हो चुकी है, और लगभग इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन आज इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है। और सिंस कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन एक नेसेसिटी बन चुका है, जिसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इंटरनेट। अगर जियो नहीं होता तो शायद आज ऑनलाइन क्लासेस भी पॉसिबल नहीं होते। तो जियो के लॉन्च के बाद मार्केट स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया। एयरटेल की ग्रोथ लगभग 3 साल तक स्टैग्नेंट ही रही, और वोडाफोन आइडिया के मार्केट शेयर लगभग आधे हो गए, वेयरएज जियो के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। जियो के इसी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के कारण ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इजीली जियो में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो चाइना के बाद इंडिया 2nd नंबर पे आता है डेटा कंजम्पशन में, और साथ ही साथ स्टार्टअप्स भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। वी होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। टिल देन, स्टे स्मार्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।